अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं तुम्हें इतना बता दूं। वैसे तो देखो, अभी जो अपने 4 लेक्चर हो रहे हैं, या हो सकता है कल मैं 3 ले लूं, क्योंकि तुम्हें पता है कि थर्सडे को तुम्हें शिखर वन जो है नॉन मेड, उसके साथ क्लासेस अटेंड करनी है, उसके साथ बैठना है एक तरह से क्लास में। तो अपने पास थोड़ा टाइम कम है। तो हो सकता है कि मैं किसी किसी चीज में एक एक दो दो एग्जाम्पल कम बताऊं, तुम्हें कम लिखवाऊं। तो मैं उनके लेक्चर जो है वो तुम्हें उनके वाले दिलवाऊंगा जो पहले लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो उसमें वो लेक्चर एक बार देख लेना, अगर एक दो एग्जांपल ज्यादा दिखे तो वो कर लेना प्रैक्टिस। मतलब ये है कि जैसे मान लो एक ही टॉपिक है, उसके ऊपर उनको 5 सवाल करवाए थे, क्योंकि उनको थोड़ा स्लो करवाना था ताकि तुम्हारा थोड़ा फास्ट हो सके। तो उनको थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल करवा दिए, मान लो एक टॉपिक पर 5 करवा दिए, तो तुम्हें 3 या 4 करवा दूंगा। तो 5 मिनट यहाँ बचाए, 5 मिनट वहां बचाए, इतने में तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर एक दो एग्जाम्पल तुम्हें ज्यादा दिखे तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बेसिक जो थ्योरी है वो एक भी पॉइंट तुम्हारा कम नहीं होगा। थ्योरी एज इट इज बिल्कुल वैसी ही होगी जितनी वहां पर हुई है। हाँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल एक आध कम हो सकता है बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ गौतम, जो डाउट्स वगैरह हैं वो अभी डिस्कस करेंगे शाम वाली, या अभी पहले डिस्कस करोगे? चलो एक काम करते हैं, मैं रिलेशन थोड़ा सा खत्म कर दूं जो हमने कल चालू करा था, फिर फंक्शंस पढ़ने से पहले फिर अपने वो कर लेंगे, ठीक है। आज डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो कल मैं रिलेशन पढ़ा रहा था, रिलेशन में मैंने ये बताया था, सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी का मतलब हमने बोला था कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, जिसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा, ए सेट से, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आएगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मैं एक सबसेट ले लूं, तो उस सबसेट को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस हमने लिखा था 2 की पावर mn होते हैं, ठीक है। फिर इमेज प्री इमेज की बात करी थी कि अगर ए कोमा बी है तो ए की इमेज बी होगी और बी की प्री इमेज ए होगी, ठीक है। इसको बोला था पेयरिंग करना या ग्रुपिंग करना या मैपिंग करना भी कहते हैं, ग्रुपिंग तो नहीं कहते, पेयरिंग या मैपिंग कहते हैं। ये बात हुई थी। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देख लो, जैसे मार्क, ताकि थोड़ा हमें आइडिया लग जाए कि रिलेशन काम कैसे कर रहे हैं। लेट ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, एंड जो बी सेट है वो हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, 10 और 15, ठीक है। डिफाइन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, और हमसे बोला गया है कि ए प्लस बी जो है वो अपने पास 7 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मैं ही करवा रहा हूं। अब इस सवाल का मतलब क्या है? तुम्हें यहां पर एक ए सेट दे दिया गया, एक बी सेट दे दिया गया, ठीक है। तुम्हें यहां पर एक ए सेट दे दिया, एक बी सेट दे दिया, और तुम्हें बोल दिया कि एक आर नाम की रिलेशन डिफाइन करो ए टू बी। तो पहले सेट की इमेज ढूंढनी है कहां से? दूसरे सेट में से। ये बोला था ना कि ए की इमेज बी है, तो यहां वाले नंबर्स की इमेज ढूंढनी है बी में, ठीक है। किस तरीके से ढूंढनी है? कि पहला नंबर और दूसरा नंबर उनका सम 7 आना चाहिए, ये बात बोली गई है। तो आर को डिफाइन कैसे करेंगे? चेक करो। अगर मैं यहां से 1 ले रहा हूं तो मुझे यहां से 6 लेना पड़ेगा, ताकि 1 और 6 का सम 7 आ सके। ये बात समझते हो? लेकिन इसके पास 6 है ही नहीं ना देने को, तो वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। इसके पास 6 होता तभी तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते अपने। अच्छा, यहां पर 2 है, 2 के साथ मुझे क्या चाहिए कि 7 बन जाए? दो नंबर का सम 7 चाहिए ना। तो यहां से 2 लेंगे तो यहां से 5 लेना पड़ेगा, 5 है ही नहीं उसके पास, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहां से मान लो मैं 3 ले लूं, तो मुझे यहां से 4 लेना पड़ेगा ताकि सम 7 आ सके। तो 3 4, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हुआ। अच्छा, यहां से 4 ले रहे हैं तो यहां से 3 लेना पड़ेगा, तो ये हुआ 4 3। अगर यहां से 5 ले रहे हैं तो यहां से 2 लेना पड़ेगा, 5 2। यहां पर चेक करो, हर एलिमेंट, हर पहला एलिमेंट ए सेट से आए, हर सेकंड एलिमेंट बी सेट से आए, और दोनों नंबर्स का जो सम है वो 7 दिया हुआ है। अच्छा, 5 तक पहुंच गए, 5 के बाद नंबर ही नहीं है तो वहीं पर रुक गए। ये अपने पास रिलेशन आ गई। इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो वो कोई बोल देगा, कंडीशन बोल देगा कि ए और बी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, और वो कंडीशन लगाकर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल और कर रहे हैं, वो तुम ट्राई करोगे।
कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। लिखो, लेट ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 5। अब हमें एक रिलेशन डिफाइन करनी है, डिफाइन आर फ्रॉम, इस बार चलो थोड़ा उल्टा काम कर लेते हैं, डिफाइन आर बी टू ए सच दैट आर इज इक्वल टू, आर में हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे ए कोमा बी नाम के, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होने चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होने चाहिए कि ए और बी का जो सम है वो 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। अब ध्यान देना, लेकिन बी से ए है, बी से ए का मतलब पहला एलिमेंट यहां से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहां से आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी बी कोमा ए लिख लेते हैं। वैसे तो ए कोमा बी में कोई गलती नहीं है, लेकिन समझना आसान हो जाता है कि बी से बी उठाया, ए से ए उठाया, नामकरण थोड़ा अच्छा हो जाता है। करो जल्दी से, ट्राई करो। ठीक है, काफी लोगों का तो हो गया, कुछ नहीं करना अपने को। आर रिलेशन क्या बनेगा, पहला एलिमेंट यहां से उठाना है, दूसरा यहां से उठाना है, इस तरीके से उठाना है कि उनका सम 4 या 4 से छोटा हो। तो अगर मैं यहां से 1 लूंगा, देख ध्यान देना, पहला एलिमेंट बी से आएगा क्योंकि बी टू ए है, तो यहां वालों की इमेज ढूंढेंगे ए में से। तो 1 के साथ क्या नंबर लें कि सम 4 या 4 से छोटा है, 1 के साथ 1 ले सकते हैं, 1 के साथ यहां से 2 ले सकते हैं, 1 के साथ यहां पर 3 ले सकते हैं। ठीक है, चेक करो, पहला एलिमेंट 1 यहां से आया, यहां से 1 2 3 ले लिया, लेकिन अगर मैं 1 के साथ 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सम। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 या 4 से छोटा चाहिए। अच्छा, और चेक करो, अगर 2 के लिए बात करें तो 2 के लिए 2,1 आ सकता है और 2,2 आ सकता है। अगर 3 या 4 में से कोई लूंगा तो सम 4 से बड़ा आ जाएगा। अगर मैं यहां से 3 लूं तो यहां से क्या ले सकता हूं मैं, 1 ले सकता हूं। लेकिन अगर मैंने 3,2 ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, सम 4 से बड़ा हो जाएगा, 3 का काम निपट गया। 5 के साथ -1 आ सकता था, लेकिन इसके पास -1 है ही नहीं देने को, तो नहीं कर सकते काम, तो ये आ गया। तो ये अपने पास रिलेशन तैयार होगी। ठीक है, अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका और भी होता है, थोड़ा कम यूज करते हैं लेकिन कर लेते हैं कभी कभी। जैसे मान लो यहां पर क्या था, बी सेट, यहां पर क्या था, ए सेट, पहले बी था फिर ए था, इस तरीके से एरो बनाओ, मतलब बी वालों की इमेज ढूंढ रहे हैं ए वालों में से। ठीक है, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 5। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब चेक करो 1 किस किस के साथ पेयर हुए, 1 की इमेज 1 आ सकती है, 1 की इमेज 2 आ सकती है, 1 की इमेज सकती है। तो उससे जोड़ दो, ये लाइन बना को एरो इससे, इस तरीके से। तो इसको देखकर मुझे पता चल जाएगा, इस डायग्राम को देखकर, कि 1 की इमेज 1 है, 2 है और 3 है। अच्छा, 2 की इमेज क्या है, 1 और 2, तो 2 को ज्वाइन करो 1 और 2 से, 2 को ज्वाइन कर दिया 1 से और 2 को ज्वाइन कर दिया 2 से, ये काम हुआ। 3 की इमेज क्या है, 1, तो 3 को ज्वाइन कर दिया 1 से। अब मुझे इसको देखकर पता चल जाएगा, अगर कोई मान लो अभी जिसने सवाल नहीं देखा हो, अभी कोई रूम में आया, क्लासरूम में आया, उसको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ 3 की सिर्फ एक ही इमेज है 1, 2 की 2 इमेज आ रही है 1 और 2, 1 की 3 इमेज आ रही है, और 5 किसी से भी पेयर नहीं हुआ, उसकी कोई इमेज नहीं है। तो इस तरीके से भी हम कभी कभी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन ये तभी करते हैं जब 4-5 ऑर्डर्ड पेयर आए। बताया था ना, इनका नाम ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर 4-5 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तभी हम ये काम करते हैं। अगर मान लो 50-60 आ गए तो कौन बनाएगा, इतना बड़ा मेहनत वाला काम है वो थोड़ा सा, तो इस वजह से। लेकिन अगर दिख जाए कभी तो ये तरीका होता है। जल्दी से नोट करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर इसके बाद पढ़ते हैं जो जिस चीज के लिए रिलेशन पढ़ रहे हैं अपने, डोमेन और रेंज। सर आंसर में 5,4 1,5 2,5 3 क्यों नहीं लिया, नदम 5 है ही नहीं ना उसमें, सबसे थोड़ी ना बना रहे हैं अपने। हमें तो कंडीशन फुलफिल करवानी है कि 2 नंबर का सम लेस देन इक्वल टू 4 आए। पहली बात तो 5 कोई नंबर नहीं होता, 5 एक सेट होता है, और दूसरी बात इसके अंदर 5 तो होना चाहिए ना, 5 है ही नहीं तो कहां से लेंगे, सेट नहीं बना रहे। यहां से एक एलिमेंट लेकर, सबसेट नहीं बना रहे सॉरी, यहां से एक एलिमेंट लेकर उसकी इमेज ढूंढ रहे हैं, 5 का कोई रोल नहीं होगा इसमें। ठीक है, 5 को कहां ढूंढने के चक्कर में तू, सबसेट बोलते तब होता।
बढ़े आगे? ठीक है, अब किसी भी रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेट्स डिफाइन करे जाते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। उनको ढंग से समझना क्या बोलेंगे, ठीक है? लिखो, डोमेन, द कलेक्शन ऑफ, और एक काम करना, सॉरी, तुम मान लो लेट एक रिलेशन हमने डिफाइन करा हुआ है ए टू बी, ठीक है? मैंने एक रिलेशन मान लिया कि मैंने सेट ए से सेट बी तक डिफाइन कर दिया। हमें नहीं पता सेट ए सेट बी क्या है, वो सवाल वाले का काम है, वो अपने आप दे देगा, मेरी चिंता नहीं है। तो अब डोमेन की डेफिनेशन लिखने आपने। डोमेन का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which have an image in set B, which have at least one image in set B is called the domain of the relation. ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाता हूं, पहले डेफिनेशन नोट करो जल्दी से। अच्छा, एक तो डेफिनेशन लिखने का तरीका ही है प्रॉपर डेफिनेशन। अगर हम थोड़ा सा इसको लेमन टर्म्स में, थोड़े सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वो क्या, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स of all the ordered pairs of relation R is called its domain. ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो डोमेन का मतलब। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और लिखते हैं, डोमेन जो होगा वो हमेशा ए का सबसेट होगा, ये बात पक्की है, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो पता नहीं, लेकिन सबसेट होगा। अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये समझो। जैसे ये था, अगर मान लो मुझे इस रिलेशन का डोमेन निकालना हो, तो डोमेन का मतलब है कि उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। जैसे चेक करो, ध्यान से सुनना, 1 की कोई इमेज आ रही है, एक आ रहे, दो आए, तीन आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक आनी चाहिए। तो 1 की इमेज आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, तो डोमेन में 1 आएगा। 2 की इमेज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो 2 भी डोमेन में आएगा। 3 की इमेज है तो 3 भी आएगा। 5 की कोई इमेज नहीं है तो वो डोमेन में नहीं होगा। जिस जिस एलिमेंट की इमेज होगी वो एलिमेंट डोमेन में आएगा। ठीक है, तो जैसे इसका डोमेन क्या हुआ, 1 2 3। तो पहली डेफिनेशन तो ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर डोमेन निकालना चाहें तो लिख भी लेना साइड में, जहां पर क्वेश्चन लिखे थे साइड में डोमेन रेंज लिख लेना, याद आ जाएगा क्या करना चाह रहे थे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो तुम ये भी देख सकते हो कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने, उन सब ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट उठा लो। जैसे इसका पहला एलिमेंट कौन है, 3 है, इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसका पहला एलिमेंट 5 है, सबका उठाकर एक सेट बना दो, 3 4 5, वो इस रिलेशन का डोमेन आ जाएगा। या तो तुम क्या करो, जिस जिस नंबर की इमेज आई है वो नंबर डोमेन में आएगा, या फिर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने सबका पहला पहला एलिमेंट उठा लो, वो डोमेन में बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पर भी देखो पहला एलिमेंट कौन है, 1 1 1, लेकिन हम जानते हैं सेट में रिपीट तो करते नहीं, तो एक बार 1 लिख दिया। फिर पहला एलिमेंट कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, रिपीट करते नहीं, 2 लिख दिया। फिर पहला एलिमेंट कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, वो लिख दिया। ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास डोमेन, ये लिख लेना। तो डोमेन हमें पता चल गया। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, डोमेन जो होगा वो हमेशा पहले सेट का सबसेट होगा। चेक करो, 3 4 5 जो है वो इस चीज का सबसेट है या नहीं, इसको तोड़कर ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहां पर पहला सेट कौन था, बी था, बी का सबसेट आ रहा है, चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। 1 2 3 को इससे तोड़कर बनाया जा सकता है ना। तो डोमेन जो होगा वो हमेशा पहले सेट का, अगर पहले ए लिखा हुआ है तो ए,
अगर पहले बी लिखा हुआ है तो बी उसका सबसेट होगा, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन अपना इतना हुआ, एग्जांपल हमने कर लिया, डेफिनेशन ये, कुछ दिक्कत हो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। इसके बाद हम लिखेंगे रेंज, कि रेंज का मतलब क्या है। द कलेक्शन ऑफ all the elements of set B which have at least one pre-image। पहले हमने इमेज ढूंढी थी, अब हम ढूंढेंगे प्री इमेज इन सेट A is called the range of the relation। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हुई। अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो यहां पर हमने क्या कहा था कि सारे पहले एलिमेंट्स का सेट बना दोगे तो वो डोमेन है। यहां पर हम बोलेंगे सारे के सारे सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना दोगे तो वो रेंज है। पहले एलिमेंट्स का सेट, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स का सेट रेंज, ये बात बोल रहे हो। लिखो इस बात को, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो, कहने का मतलब एक ही है, शब्द अलग अलग चुने गए हैं बस, और कुछ नहीं है। ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड इट्स रेंज। जैसे हमने क्या कहा था, डोमेन जो होता है वो ए का सबसेट होता है, बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं कि जो रेंज होती है वो बी का सबसेट होती है। तो यहां पर लिखोगे रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन नोट कर लेना, पहले एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल था। अब रेंज का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो किसी की इमेज बने हैं। वन किसी की इमेज बने, बिल्कुल बने, वन की भी बने, टू की भी बने, थ्री की बने, मतलब उसकी प्री इमेज आ रही है। अगर कोई एलिमेंट किसी की इमेज बना है तो मतलब उसकी प्री इमेज होगी। ठीक है, तो वन किसी की इमेज बने तो रेंज में बनाएगा, टू भी तो किसी की रेंज बने ना, किसकी किसकी इमेज बने, वन की, तो टू आएगा। थ्री किसी की इमेज बने, बिल्कुल बने, वन की बने तो थ्री आएगा। फोर किसी की इमेज बना था यहां पर, नहीं, फोर का किसी से लेना देना नहीं है यहां पर, तो फोर रेंज में नहीं होगा। तो ये होती है रेंज। ये प्योरली एक कोइंसिडेंटल चीज है कि डोमेन और रेंज बराबर आ गई यहां पर, कोई जरूरी नहीं है, कोई लेना देना नहीं आपस में, बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ नहीं कह सकते हम, कोइंसिडेंटली हो गया ये। या फिर हमने क्या कहा, दूसरी अगर डेफिनेशन यूज करें तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड सेकंड एलिमेंट होंगे उनका सेट बना दो। जैसे चेक करो, यहां पर सेकंड एलिमेंट कौन है, फोर है, वो लिख दिया। यहां पर सेकंड एलिमेंट कौन है, थ्री, वो आ गया। यहां पर सेकंड एलिमेंट है टू, वो आएगा। इनका एक सेट बना दो, वो रेंज है। पहले एलिमेंट्स का सेट डोमेन, दूसरे एलिमेंट का सेट रेंज। चेक करो रेंज जो आ रही है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट आ रही है। फोर आ रहा है इसमें, थ्री भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, तो रेंज हमेशा बी का सबसेट होती है। जहां पर ये लिखे थे उस तरीके से डोमेन और रेंज दोनों नोट करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर डेफिनेशन नोट कर लेना, और कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आए तो जल्दी से पूछ लो। सर रेंज का फर्स्ट एग्जांपल रिपीट करना, वैभव हमने ये कहा है, फर्स्ट मतलब जो पहले करवाया था, मैं ऊपर वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो रेंज में हमें क्या कर रहे हैं, जो जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फोर है, इसका थ्री है, इसका टू है, उनको उठाकर एक सेट बना दिया, वो रेंज होगी, ये बात बोल रहे हो। और पहले एलिमेंट्स को उठाएंगे तो अपने पास बन जाएगा डोमेन। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज सेकंड एलिमेंट्स। या तो इस तरीके से याद करो, या इस तरीके से याद करो कि जिनकी इमेज है, जिनकी इमेज हम ढूंढ रहे हैं वो डोमेन है, जो किसी की इमेज बने हैं वो रेंज है। ठीक है, जो किसकी जिसकी इमेज आ रही है वो डोमेन है, जो किसी की इमेज बनाए हैं वो रेंज है। 3-4 बार मन में बोलते रहो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और ये तो बहुत बार यूज करना है, ना भी याद करना, कि तुम भूलने की भी कोशिश करोगे तब भी याद हो जाएगा ये तो।
सर डेफिनेशन दिखा दो। हाँ दिखाता हूँ, ये नोट कर लिया फिर। चलो देखो जल्दी से डेफिनेशन लिखो। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अब बात करेंगे कोडोमेन की। और ये तो पहली क्लास भी नहीं है तुम्हारी, ये भी नहीं कह सकते कि सोकर लेट उठे थे, मतलब लेट उठे थे। इससे पहले केमिस्ट्री की हो चुकी है ना शायद। थोड़ा सा भाई सीरियसली लो, 3 तो क्लास लग रही है, अच्छा तुम्हारी तो 6 लग रही है अभी तो। कोई बात नहीं, ये भी 1-2 दिनों की बात है बस। बढ़िया, आगे हो गया नोट सबका। नहीं वो जल्दी से करो भाई। जब मैं समझा रहा होता हूँ ना तब नोट मत किया करो कभी भी, क्योंकि तब समझना जरूरी है, नोट्स जरूरी नहीं होते नहीं। लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ साथ साथ तब भी लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा, ताकि वहां पर हमारा टाइम बच सके। क्योंकि एक्चुअली 1 घंटे की क्लास बहुत छोटी होती है नॉर्मली। अगर तुम यही अगर ऑफलाइन क्लासेस लग रही होती ना, कोरोना ना होता, तो 1.5-1.5 घंटे की क्लास होती तुम्हारी। 1 घंटे में पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हुई और कब खत्म होगी। डोमेन हुआ, रेंज हुआ, अब लिखो कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं है, ये सबसे घटिया चीज है, मतलब सबसे सिंपल चीज यही है। अगर वो कोडोमेन हमसे पूछ लेगा, वैसे पूछता नहीं लेकिन, तो फ्री के 4 नंबर है। इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड इट्स कोडोमेन। इसमें कुछ नहीं करना होता, जहां से तुम इमेज ढूंढ रहे हो, जिस सेट में से इमेज ढूंढ रहे हो, वो कोडोमेन है बस। तो ए से बी है ना, ए वालों की इमेज ढूंढते हैं बी वालों में से, एरो का मतलब यही है। तो जो बी सेट है बस वो कोडोमेन है। सोल सुल कुछ नहीं करना, कुछ नहीं काम करना। जैसे यहां पर कोडोमेन कौन होगा, बी सेट होगा, क्योंकि हम जो भी इमेज ढूंढ रहे हैं वो बी सेट में से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहां पर कोडोमेन कौन होगा, यहां पर बी की इमेज ढूंढ रहे हैं ए में से, तो कोडोमेन होगा ए। बस ये आंसर, और कुछ भी नहीं करना अपने को। तो कोडोमेन की डेफिनेशन होगी। अब इसमें लिखो, रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। तो फिलहाल थ्योरी इतनी है, एक आध सवाल करके देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस पर जाएंगे। लिखो, लेट ए सेट है अपने पास 1 2 3 4 5, वही थोड़े छोटे नंबर ले रहे हैं ताकि लंबा काम ना हो। बी सेट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या थोड़े छोटे ले लो यार, 7 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। डिफाइन, तुम्हें एक रिलेशन डिफाइन करनी है फ्रॉम ए टू बी, सच दैट आर इज इक्वल टू, इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए होंगे। किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे, कि ए का जो स्केयर है वो बी से बड़ा आना चाहिए। ए का जो स्केयर है वो बी से बड़ा आना चाहिए। अच्छा बच्चों एक चीज और सुन लो पहले, तो सवाल तो हम करेंगे अभी 2 मिनट में, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। कभी कभी वो ये कह देते हैं डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट ए। वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सेट दे देता है ए नाम का और कहते हैं डिफाइन कर दो रिलेशन। अब हमें पता है रिलेशन होने के लिए 2 सेट तो जरूरी है ना, 2 सेट लोगे तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तभी तो आंसर आएगा। तो अगर वो बोलते हैं डिफाइन रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या है कि ए वालों की इमेज ढूंढनी है ए में से, मतलब बी का काम भी इस बार ए कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। अगर कभी ये बोले तो ये भी कहीं पर साइड में ना, नोटबुक में जहां पर ऊपर मार्जिन होते हैं उस मार्जिन में कहीं पर लिख लो कि डिफाइन द रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है ए से ए तक काम करना है अपने को। लिख लो इस बात को। अब ये सवाल लिखो, ऑल्सो फाइंड, सॉरी 1 मिनट रुकना भाई, अगर नोट
कर लिया तो काट लेना, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर लेस देन बी लिख लो, ए स्क्वायर लेस देन बी। ऑल्सो फाइंड द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर डिफाइन करो जैसे थोड़ी देर पहले करी थी, और उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी बताओ। करो जल्दी से। चलो देखो कैसे करोगे। हमें ये चाहिए कि पहला नंबर तो यहां से आए, दूसरा नंबर यहां से आए, और यहां वाले नंबर का स्केयर इस वाले नंबर से छोटा हो, ये चाह रहे हैं। तो पहले मैंने उठाया 1, 1 का स्केयर कितना होता है? 1 होता है। अब मुझे ये देखना है कि 1 यहां वाले किस किस नंबर से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो 1 किस किस से छोटा आ रहा है? 2 से छोटा आ रहा है, तो 1,2 का एक पेयर बन गया, 1,3 का एक पेयर बनेगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, और 1,7 आएगा। इतना काम हुआ। अगला नंबर है 2, 2 का स्केयर कितना होता है? 4 होता है। अब मुझे देखना है कि 4 यहां पर किस किस नंबर से छोटा आ रहा है? 5 से, 6 से, 7 से। तो 2 की इमेज 5 हो सकती है, 2 की इमेज 6 हो सकती है, और 2 की इमेज 7 हो सकती है। ये काम हुआ। अच्छा, 3 का स्केयर कितना होता है? 9 होता है। 9 यहां पर किसी भी नंबर से छोटा नहीं है, ना ही 4 का स्केयर किसी नंबर से छोटा है, ना ही 5 का स्केयर। तो ये अपने पास रिलेशन तैयार होगी, रिलेशन बन गई। अब हमसे पूछा था इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन बताने का मतलब क्या होगा कि जिस जिस की इमेज आई है वो डोमेन है। 1 की इमेज मिली है हमें, बहुत सारी मिली है, तो 1 आएगा डोमेन में। 2 की भी बहुत सारी इमेज आ रही है, तो 2 भी आएगा डोमेन में। 3, 4 और 5 की इमेज नहीं है, तो वो डोमेन में नहीं होगा। तो डोमेन होगा 1,2। अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज का मतलब क्या होगा? जो किसी की इमेज बने हैं। 2 किसी की इमेज बने, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और 7 आएगा। या फिर कह लो जो सेकंड सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट तैयार कर दिया, वो रेंज होगा। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज होगी। चेक करो, डोमेन जो है वो ए का सबसेट है, रेंज जो है वो इसका बी का सबसेट है। अगर हमसे बोला जाए कोडोमेन, कोडोमेन के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन के लिए तो रिलेशन बनाने की भी जरूरत नहीं थी। जिस सेट से हम इमेज ढूंढ रहे हैं वो ही हमारे पास कोडोमेन है। किससे इमेज ढूंढ रहे हैं? बी में से, तो कोडोमेन आएगा बी के बराबर। ये आंसर है आपका। जल्दी से नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अब एक काम करो, जो सेट्स की डीपीपी भेजी थी वो निकाल लो, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन चालू करेंगे। जल्दी से वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो डीपीपी भेजी थी सबने कर लिया ना ट्राई? भाई कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसने ट्राई ना करो? ईमानदारी से बताओ कौन है जिसने ट्राई नहीं करा? कोई एक तो होगा, 18 में से एक बच्चा तो होगा कम से कम जिसने ट्राई नहीं करा होगा। 1 डीपीपी, 2 डीपीपी, 4 सवाल, 5 सवाल। सबने ट्राई करे हैं? चलो विश्वास तो है नहीं मुझे, लेकिन तुम नहीं मान रही तो ठीक है। निकालो डीपीपी, निकालो अपनी। सर लास्ट 2-3 क्वेश्चन नहीं किए ट्राई, बाकी मार लिए। तेजस्वी कोई बात नहीं भाई, लेकिन कोशिश किया कर कि डीपीपी टाइम पर हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं देखो समझता हूँ तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर है। कहना हमारे लिए आसान है कि ये कर लो वो कर लो, मैथ्स की मैंने डीपीपी दी, ऐसी हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें मिल गई हूँ, वो समझ रहे हैं। और 6 घंटे क्लास चल रही है जो कि नॉर्मल क्लास से भी ज्यादा चल रही है, लेकिन अभी तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। कोशिश करो कि हो जाए, लेकिन बाद में अभी जब थर्सडे से रेगुलर क्लास, नॉर्मल क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये काम नहीं होना चाहिए कि 2 सवाल रह गए, 3 सवाल रह गए। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम काम छोड़ते जाओगे तो बाद में वो बहुत पाइल अप होता जाता है, बाद में रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आगे कोशिश करना कि ना करो। वैभव कह रहे हैं फर्स्ट वाली करिए, क्यों भाई? कारण सेकंड वाली क्यों नहीं करी? अब मैं डिस्कस करवाऊंगा तो फिर तू सेकंड वाले के देखेगा, तो उसका फायदा क्या होगा?
चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिन्होंने ट्राई नहीं करी वो ट्राई कर लेना आज शाम को, दोपहर को, टाइम तो है ही, यूं तो इतना भी कम नहीं है। जैसे डीपीपी 1 है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो डाउट्स हैं वो लिखकर भेज दो, क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज दो डाउट्स वाले। डीपीपी 1 डिस्कस कर रहे हैं पहले। सेवेंथ क्वेश्चन निश्चय। अच्छा, एक किसी का अगर चैट में छूट जाए, क्योंकि काफी से बच्चे लिख के भेज देते हैं, तो दोबारा लिख के भेज देना, कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो भेज दिया, अब सर की जिम्मेदारी है चैट देखना पूरी। सेवेंथ, ए एंड बी आर टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। हमसे पूछा हुआ है किसके इक्वल है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वेन डायग्राम से ही ऑब्जर्व करना आसान होता है। ये ए सेट, ये बी सेट, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये वाली चीज। अब ऑप्शन चेक करते हैं सारे के सारे एक एक करके। पहला ऑप्शन है ए का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि मुझे दोनों की बात माननी पड़ेगी, चॉइस नहीं है मेरे पास। तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो ए सेट के अंदर होना चाहिए, ये एरिया ए सेट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और बी के बाहर होना चाहिए, ये एरिया बी के बाहर भी आ रहा है। इसका मतलब ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोबारा दोनों की बात माननी पड़ेगी। ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, मतलब ए के बाहर होना चाहिए, लेकिन ये एरिया तो ए के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली गलत है, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करो। मैंने सवाल ही गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा, सेवेंथ का था ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हम देख ही सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो दूर दूर तक नहीं है, वो तो ये वाला एरिया होता है, आसपास भी नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, और फोर्थ तो नन ऑफ दिस है ही, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो सेवेंथ का आंसर तो ये आ जाएगा। फिर सौरभ ने बोला नाइन्थ क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। देखते हैं कौन है नल सेट। नल सेट का मतलब ऐसा सेट जो खाली सेट हो। पहला ऑप्शन है 0। अब ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो आ रहा है ना, भले ही 0 आ रहा हो, लेकिन एक एलिमेंट है तो नल सेट नहीं है। सेकंड क्या है, सेकंड है हमें ऐसा एक्स चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है ना जो 0 से बड़े होंगे या 0 से छोटे होंगे। इसमें तो 4 भी आएगा क्योंकि 4 0 से बड़ा है, 4.3 भी आएगा, वो भी 0 से बड़ा है, माइनस का 2.9 भी आएगा क्योंकि वो 0 से छोटा है। तो ये भी खाली सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है कि हमें ऐसा एक्स चाहिए कि एक्स स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या फिर एक्स 3 के इक्वल हो। तो किस किस नंबर का स्क्वायर 4 आता है, एक तो 2 का आता है, एक -2 का आता है, और x इक्वल टू 3। तो इसमें तो 3 एलिमेंट आ गए ना, और का मतलब होता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब इसके वाले भी चल जाएंगे, इसके वाले भी चल जाएंगे। साइमल्टेनियस होना जरूरी नहीं है। अगर यहां पर एंड होता, एंड होने का मतलब हमें ऐसा x चाहिए जिसका स्क्वायर 4 के बराबर भी आए और वो x 3 के बराबर भी हो, दोनों कंडीशन एक साथ होनी जरूरी है। और का मतलब एक साथ होना जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली नल सेट तो नहीं आ रहा, 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है हमें ऐसा x चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आए और x दिए हुए रियल नंबर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 आ सकता है कभी, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर है, 1 हमेशा पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर तुम क्या कहोगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आनी चाहिए, -1 हो ही नहीं सकती ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये खाली सेट होगा, खाली होगा यानी एम्प्टी होगा, नल सेट। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ये बोल देंगे अपने। और बताओ भाई, इस डीपीपी में और कौन सी डाउट है। अंकित ने बोला है सिक्स्थ, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इफ एंड ओनली इफ। ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब ए और बी बराबर हो। क्योंकि सोच के देखो, जब ए यूनियन बी लेते हैं तो पूरा एरिया लेते हैं, ये सारा पार्ट। जब ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो सिर्फ बीच वाला कॉमन पार्ट लेते हैं, उसमें बहुत छोटा एरिया आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा एरिया आ रहा है।
तो वो बराबर तभी हो सकते हैं जब ए और बी सेट बराबर हो जाए। जैसे मान लो ए सेट को मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 और बी सेट को भी मैंने ले लिया 1 2 3। तो जब तुम ए यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट चाहिए, वो आगे, बी के सारे एलिमेंट चाहिए, वो तो पहले से आ चुके हैं, तो ए यूनियन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3। तो चेक करो दोनों ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गए, लेकिन कब आ पाए, जब ए और बी खुद बराबर है। तो सिक्स्थ वाले का तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। और बताओ और कौन सा डाउट है। अभी ये डीपीपी डिस्कस करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो फंक्शंस भी चालू करेंगे अपने। भूमि का है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो ए सेट है वो बी सेट का सबसेट है। तो हमसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा। याद करो क्या बताया था वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर ए बी का सबसेट है तो दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाओगे, बाहर बनेगा बी सेट, अंदर बनेगा ए सेट। ए बी के अंदर आ रहे तो सबसेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एरिया जो छोटे सर्कल में भी आ रहा हो, बड़े सर्कल में भी आ रहा हो, कॉमन पार्ट। तो दोनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट क्या है, ये, और इस एरिया का नाम क्या है, ए सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन। किसी को अगर ये सॉल्यूशंस नोट करने हैं तो जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का समय बस, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, ईशजीत और ध्रुव का डाउट है 16th क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं फिर। हाँ सौरभ, 19 और 20 पर भी जाएंगे, पहले 16th करते हैं एक बार, या मैं यहीं कर देता हूँ, या नोट कर लो पहले का, हो गया होगा। 16th क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें क्यू नाम का सेट चाहिए जिसमें एक्स है, एक्स है 1/y के बराबर और y है नेचुरल नंबर। चेक करते हैं क्या होगा। हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, शुरुआत उनकी 1 से होती है। तो अगर मैं y को 1 रखूंगा तो x कितना आएगा, 1/1 आएगा। मतलब नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल लेना है बेसिकली। 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/5 आएगा, फिर 1/6 आएगा, चलता जाएगा ये कहानी, नंबर छोटे होते जा रहे हैं। अब हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जीरो क्यू को बिलोंग करेगा। जीरो दिख रहा है हमें कहीं पर, जीरो नहीं आ सकता ना। जीरो सिर्फ तब आएगा जब जीरो 1/∞ बनेगा, लेकिन 1/∞ भी जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, और इन्फिनिटी तक कभी हम पहुंच नहीं सकते। तो जीरो बिलोंग्स टू क्यू, वो तो गलत हो गया। 1 आ रहा है क्यू में, बिल्कुल आ रहा है 1, तो सेकंड ऑप्शन सही है। फिर वो पूछ रहे कि 2 आ रहे हैं, 2 तो दिखेगा ही नहीं ना, नंबर और छोटे होते जा रहे हैं, तो 2 तो नहीं आएगा, 2/3 भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और वो है सेकंड ऑप्शन। तो 16th का आंसर तो इस तरीके से निकालेंगे। अब सौरभ का है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। दोबारा एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि x है, x हमें चाहिए 1 से बड़ा। अब ध्यान देना एंड और नहीं है, इस बार एंड है। x 1 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा, कोई नंबर नहीं है। तो ये सेट क्या होगा, खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, तो ये एम्प्टी सेट है। तो 19th का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, और फिर तूने पूछा हुआ है 20th क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 20th में बोला हुआ है अगर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी हो। पावर सेट का मतलब क्या बताया था, सबसेट्स का सेट, जितने भी सबसेट बन रहे हैं सबका सेट बना दो, वो पावर सेट है। मतलब जो सबसेट इसके बनेंगे वही सबसेट इसके बनेंगे। दो सेट के सबसेट तभी सेम हो सकते हैं जब वो सेट खुद सेम हो, जैसे ए इक्वल टू बी है। जैसे केस मान लेते हैं कि ए और बी बराबर नहीं आ रहे, तो मान लेते हैं A12 है, बी है 1 2 3, दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके जो सबसेट बनेंगे और इसके सबसेट बनेंगे सारे सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो 1 3 वाला सबसेट भी बनेगा लेकिन ऊपर नहीं बन पाएगा। तो दोनों सेट के सबसेट तभी सेम आ सकते हैं जब दोनों सेट्स खुद बराबर हो। तो A इक्वल टू बी होना पड़ेगा
यानी 20th का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। और बताओ, और कोई डाउट है तो डीपीपी 1 में वो डिस्कस करें, नहीं तो फिर डीपीपी 2 पे चलते हैं जल्दी से। सर मॉड्यूल के डाउट कब लोगे? भूमि मॉड्यूल के डाउट नहीं हो पाएंगे, ये थोड़ा सा है। मॉड्यूल के डाउट या तो तुम्हारे होंगे थर्सडे के बाद, थर्सडे से पहले तो नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने को सिलेबस जो मैंने बार बार बोला है कि वहां तक पहुंचना है अपने को, बराबर करना है अपने को। तो या तो थर्सडे या फ्राइडे को किसी दिन, जैसे सुबह तुम्हारी क्लास, जैसे अब यही बोले ना तुम्हारी शिखर 1 के साथ क्लास होगी, तो उनके साथ मर्ज कर देंगे। थर्सडे को तुम्हारी सुबह क्लास होगी उसमें शिखर में, तो थर्सडे को शाम को या तो बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे या फ्राइडे को कर लेंगे। और उसमें मैं क्या करूंगा, जो पहला शिखर है नॉन मेड वाला, उसमें मैंने डिस्कशन करवा दिया था सेट्स की बुकलेट का, तो मैं उसका लिंक तुम्हें भेज दूंगा, ट्राई कर लेना। पहले ट्राई करोगे उसके बाद लिंक भेजूंगा, पहले नहीं भेजूंगा, नहीं तो तुम वो वीडियो देखकर ही काम चला लोगे सीधा। तो जब तुम ट्राई कर चुके होगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें से जितने डाउट समझ में आ जाएं, जितने क्लियर हो जाएं उतने बढ़िया, और जो बच जाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से क्लास लगा लेंगे, अगले हफ्ते लगा लेंगे, ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए डिस्कस अटेम्प्ट करने का। क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ये नहीं करते कि एक बार अटेम्प्ट करा हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। एटलीस्ट दो दो तीन तीन बार ट्राई करना होता है, कम से कम 3 बार तो ट्राई करना ही होता है। और ऐसा नहीं कि उसी टाइम 3 बार ट्राई, कि देखा फिर देखा फिर देखा, देखा 1-2 मिनट सोचा नहीं हो रहा, आधे घंटे बाद उसको फिर सोचा, फिर भी नहीं हो रहा, फिर उसके नोट्स पढ़े उस टॉपिक के, जिस टॉपिक का वो सवाल है, फिर शाम को फिर ट्राई करा। इस तरीके से होता है तरीका। तो जब ये पूरी प्रोसेस तुम कर लो चुके होगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है? और लेक्चर भेज दूंगा। सर सेट्स वाली मॉड्यूल नहीं है, क्यों नहीं है गौतम? कल ग्रुप में भेजी है मैंने, कल ही तो भेजी है गौतम। या तो ग्रुप में नहीं है सेट, शिखर 3 वाले में हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी भाई अब तो कहाँ से मिलेगी अब तुम्हें? अगर इंस्टीट्यूट आकर लेकर जा सकते हो तो, अब वो भी मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है कि तुम्हें आने ना दें, और ये वो, तो जब वापस आओगे, रेगुलर क्लासेस चालू होंगी अपनी ऑफलाइन, तब ले जाना हार्ड कॉपी। तो फिलहाल सॉफ्ट कॉपी से काम चलाओ। और बताओ डीपीपी 1 में कोई डाउट बचा है तो जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। नवनीत सर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है इसके बाद 5-10 मिनट में। वैभव भाई कुछ नहीं पता ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी, हम भी नहीं कह सकते। होप करते हैं कि जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ठीक है ऑनलाइन तो एक तरह से बस वो है कि मजबूरी है, हमारा खुद का उतना अच्छा मन नहीं करता पढ़ाने का, कि वही इंटरेक्शन नहीं हो पाती। जब तक इंटरेक्शन ना हो तब तक मजा हमें भी नहीं आता, और शायद तुम्हें भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन मजा नहीं आ रहा तब भी कोशिश हमारी वही है कि तुम्हें कुछ कमी ना वो लगे, कि तुम्हारी दिक्कतें सारी दूर होती रहें। जितना हमारे हाथ में उतना तो हम ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं भाई ऑफलाइन कब होगा। घर पे बैठो, घर पे बैठोगे, कोरोना कंट्रोल होगा तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो डीपीपी 1 में अब कोई डाउट नहीं है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। डीपीपी 2 के डाउट बोलो जल्दी से। अच्छा, एक शिखर 3 में तुम लोग ये कह रहे हो ना, वो एक क्वेश्चन के ऑप्शंस रिपीट हो रखे हैं, तो वो शायद दोनों में से कोई भी मार्क करके आए होगे तो उसका आंसर मिल गया होगा, और नहीं तो अगली बार वो दिक्कत दूर कर लेंगे अपने। डीपीपी 2 में ईशजोत का है 6th क्वेश्चन। आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 75 फेलिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो मैं वेन डायग्राम से काम कर लेता हूं। फेल होने की बात हो रही है, यहां पर मैथ्स है, यहां पर इंग्लिश है। कितने बच्चे मैथ्स में फेल हुए? 75 बच्चे, तभी तो टफ सब्जेक्ट कहते हैं मैथ्स को। 45 फेल हुए इंग्लिश में, और 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। तो वो 18 बच्चे तो यहां पर बैठे होंगे, मैथ्स वाले में भी इंग्लिश वाले में भी। मैथ्स के टोटल 75 है, 18 तो आ चुके हैं सर्कल में, 75 माइनस 18 कितना होगा? ये होगा 57, वो यहां पर आएगा। अच्छा, इंग्लिश वालों की बात करो, इंग्लिश वाले थे 45, 18 तो आ चुके हैं, 45 में से 18 गया, कितना बचेगा? 27, वो यहां पर आएंगे। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ये तो फेल वाले हैं ना, तो जो बाहर बैठे होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए होंगे। टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए 150, 150 में से वो माइनस कर दिए जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए, वो 18 लोग माइनस कर दिए जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए,
27 इंग्लिश वाले माइनस कर दिए, तो वो बच्चे बचेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो क्या आएगा 150 माइनस 57 और 27 कितना होता है 14 4 1 84 84 और 18 चेक कर लेना कैलकुलेशन, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर ही आएगा 48। प्लस माइनस का देख लेना एक बार, ऑप्शन तो है 48 और सिक्स्थ का आंसर भी बी है। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, सौरभ का है फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन हिंदी। हिंदी और संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, और परसेंटेज में खेलना चाह रहे हैं। हिंदी है और संस्कृत है। अच्छा, हिंदी वाले कितने हैं 72%, संस्कृत वाले कितने हैं 87%, और 63 ऐसे हैं जो दोनों वाले हैं, हिंदी और संस्कृत वाले। अब हिंदी में थे 72, 63 तो आ चुके हैं, 72 में से 63 या 9 यहां पर आएगा। संस्कृत में थे 87, 63 तो आ चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 यहां पर आएगा। इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन, अब जो बाहर पढ़े, जो ये बाहर रह गए बच्चे, वो फेल हो गए सब सब्जेक्ट में, तो फेल होने वाले कितने परसेंटेज है 100 में से, तो क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है, उसमें से माइनस कर दोगे 9 प्लस 63 प्लस 24, कितना आएगा 100 माइनस 63 और 9 72, 72 और 24 ये हो गया 96। यानी फेल होने वाले कितने परसेंटेज 4%, क्योंकि परसेंट में काम चल रहा था ना सारा, फेल होने वाले 4% है। अच्छा, हमें नहीं पता कितने नंबर, कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, हमें कोई आइडिया नहीं है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, हमने मान लिया x थे। अगर इस x का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू एक्स बाई 100 आएगा, और ये 4% हमें कितना दिया हुआ है 40 बच्चे, क्योंकि इसने बोला 40 बच्चे फेल हुए एग्जामिनेशन में। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 1000। तो फोर्थ का ऑप्शन आ जाएगा ए। फोर्थ ही पूछा था ना मैंने, कोई और तो डिस्कशन करवा दिया। उसके बाद गौतम का है 12th क्वेश्चन। भाई ये जब लेक्चर अपलोड होगा तब देख लेना, इतना टाइम नहीं है कि नोट कर सको, समझ लो बस, घर पे दोबारा ट्राई कर लेना। 12th क्वेश्चन, 12th इसमें क्या बोला हुआ है। अच्छा, एक्स हमें दिया हुआ है, देखो वैसे तो ये सवाल करने का तरीका होता है, एक बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आएगा, प्रॉपर तरीका तो उस चैप्टर से आता है, लेकिन अब हमने वो पढ़ा नहीं तो हमें थोड़ा सा वैल्यू पुट करके काम करना पड़ेगा। वैसे तो हम वो काम करना पसंद करते नहीं नॉर्मली, लेकिन जीवन की मजबूरी है इस टाइम। ये दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, वैल्यू पुट करना चालू करो। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहां पर 8 की पावर n, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 8 माइनस 7 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करनी है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से गया 14, कितना होगा ये होगा 50, 50 में से 1 गया 49। इस तरीके से नंबर चलते जाएंगे। अगर तुम वाई सेट बनाओगे तो एन को पहले रखो 0 सॉरी 1, 49 इंटू 1 माइनस 1 0, फिर आएगा 49, फिर आएगा 49 इंटू 2 यानी 98, फिर आएगा 49 इंटू 3 यानी 147, चलता जाएगा। इसकी एक टर्म और लिख लो। अच्छा, एन को अगर तुम रखोगे 3, एन को 3 रखोगे तो ये आएगा 8 का क्यूब, यानी वो होता है 512, 512 में से गया 511, 511 में से 21 गई, ये आएगा 490। तो तुम चेक करो यहां पर तो नंबर आ ही रहे हैं, 49 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहां पर नंबर होंगे मल्टीपल्स ऑफ 49, 49 के मल्टीपल होंगे, और 49 के मल्टीपल आ रहे हैं। यहां पर भी चेक करो 49 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो जब तुम इस सेट को आगे बढ़ाओगे तो जाकर 490 मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस सेट में क्या है 49 के मल्टीपल है, तो 49 इंटू 10 यानी 490 भी मिलेगा, वो लिख दिया। तो जो जो नंबर यहां पर आ रहे हैं वो सभी नंबर यहां पर तो आ ही रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x जो है वो y का क्या सबसेट है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आया समझ। तो फिलहाल तो इतना ही डिस्कस हो पाएगा,
बाकी की जो डीपीपी है वो शाम को डिस्कस करेंगे और शाम को फंक्शंस जो चैप्टर है वो भी कंटिन्यू करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, निक्षय ने बोला 9 क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं बस, बाकी शाम को डिस्कस करेंगे। 9th में क्या बोला हुआ है? एबीसी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, हमें वैल्यू मांगी गई है ए माइनस बी यूनियन सी। निक्षय भाई ये डाउट नहीं आना चाहिए था, ये तो रिजल्ट लिखवाया हुआ है कि ए माइनस बी करो, फिर ए में से सी माइनस करो, बीच वाला जो यूनियन है उसको पलटकर इंटरसेक्शन कर दो, तो आंसर आ जाएगा, ये बनेगा। आप चेक कर ले किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं। किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा तो डी नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपने रिजल्ट नोट्स में लिखवाया था, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। चलो बाकी जो डाउट्स रह गए वो शाम वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और दोबारा फिर बोलो नोट्स पढ़ लेना, अभी फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस में रिलेशंस का थोड़ा बहुत काम आएगा, इसीलिए हमने रिलेशन पढ़ा था अभी। चलो शाम को मिलते हैं फिर।